नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जब अचानक यहाँ पर एक मेलोडियस सी साउंड प्ले हो जाती है तो मानो सभी के ही कान अब उस साउंड में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वो सब वहीं पर ही रुक जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर इसका असर अभी अनिका पर होने वाला था कि अनिका को रोहित की बात याद आ गई, लेकिन हाँ, स्वाति और करण के ऊपर भी इसका असर अब होने लगा था। लेकिन तभी यहाँ पर रोहित ने कुछ ऐसा किया कि उसने एक छोटी सी बोतल का केमिकल अब जल्दी से उस आइलैंड के ऊपर ही अपने चोपर से नीचे डाल दिया। जैसे उसने नीचे डाला तो वहाँ पर एक जोर का ब्लास्ट होता है, जिससे कि सभी के सभी लोग अब अपने कानों पर हाथ लगा देते हैं, क्योंकि उनके लिए इस ब्लास्ट को सुन पाना बहुत ही मुश्किल था। तो इधर किंग भी एक पल के लिए तो वो हैरान हो जाते हैं, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि ये बस 3 घंटे तक के लिए ही किसी की भी बातों को नहीं सुन पाएंगे। इसलिए किंग ने अपनी ही बात पर अब गौर किया तो अब उसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक सी स्माइल आ जाती है और वो अब अपने मन में कहते हैं, यशपाल अग्रवाल, तुम्हें हर वक्त यही लगता था ना कि तुम्हारी बहन हर वक्त तुम्हें बचा लेती थी, हाँ मुझसे, लेकिन देखो आज तुम्हें मेरे बच्चे से कौन बचाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। देखना तुम्हारी जिंदगी अब कैसे बदतर होगी। अनिका और रोहित मेरे वो 2 शेर हैं जो तुम्हें और तुम्हारे काले साम्राज्य को खत्म कर देंगे। जो काम कभी मैं और अवंतिका नहीं कर पाए थे ना, वो काम आज पर अनिका और रोहित कर देंगे। यशपाल, नाउ बी रेडी, क्योंकि आप अब मेरे ये दोनों के दोनों शेर अब इस युद्ध में लड़ने के लिए आ चुके हैं। अगर हिम्मत है तो अब मेरे इन दोनों के दोनों शेरों से तुम लड़कर दिखाना। और ये कहते हुए ही वो अब अपनी जगह से उठकर अब सामने रखी हुई अनंता की फोटो के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और अब वो यहाँ पर उसे देखकर कहते हैं, देखो अनंता, अब तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, या मैं यूँ कहूँ कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी हो। और तुम्हारी वही अच्छाई ही मेरे लिए कई बार एक नई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है, सिर्फ क्योंकि तुमने काश मेरी बात पर यकीन किया होता कि तुम्हारा भाई ठीक नहीं है। इस बार तुम्हारे भाई को कोई भी नहीं बचा सकता है, सॉरी टू से, लेकिन अब उसका सच में पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसके लिए बचना बहुत ही मुश्किल है। मैं मानता हूँ कि वो तुम्हारा भाई है और एक बहन होने के नाते तुम बस उसे बचाना चाहती हो। जहाँ एक तरफ किंग अपने ही रूम में थे तो वहीं दूसरी तरफ अपने रूम में बैठी हुई इधर आयशा मारवा आर्यन और अलेक्जेंडर के साथ यहाँ पर चेस खेल रही थी, क्योंकि किंग से मिलने के बाद जाने के बाद वो यहाँ पर अपने काम को पूरा करते हैं और उसके बाद अब वो यहाँ पर अपनी दादी माँ यानी कि आयशा मारवा के साथ खेलने लग गए थे और उन्होंने साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अलेक्जेंडर के चेहरे पर कितनी उदासी है। हालांकि आयशा उनके साथ गेम खेल रही थी, लेकिन वो अच्छी तरह से भाप रही थी कि जरूर बच्चों के मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, वो किसी न किसी बात को लेकर दुखी जरूर हैं। इधर अलेक्जेंडर को इतना उदास देखकर अब आयशा मारवा अपने आप को रोक नहीं पाती और वो अब अलेक्जेंडर से कहती है, क्या बात है मेरा बच्चा, हाँ आज नाराज है, किसी ने कुछ कहा है क्या? इधर अपनी दादी माँ की ये बात सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है, दादी माँ देखो ना, मैं अपने बड़ी से बहुत ही नाराज हूँ, मैं उनसे अब बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। ये इधर आयशा मारवा के चेहरे पर ये सुनते ही एक स्माइल आ जाती है और वो अब कहती है, बेटा आर्यन, देखो आपको क्या लगता है, हाँ हमें अलेक्जेंडर और उसके बड़ी के बीच में कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि ये इन दोनों के बीच की बात है। इधर ये सुनते हुए आर्यन भी कहता है, नहीं दादी माँ, ये उनके बीच का मैटर है, मेरे ख्याल से अब इस मैटर को इन दोनों को ही शॉर्ट कर लेना चाहिए। अब हम ही, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर ये मैटर इनसे शॉर्ट नहीं होता तो अब उसके बाद हम कुछ सोचते हैं, अदरवाइज
इन दोनों को इस मैटर को शॉर्ट आउट करना होगा, क्योंकि अगर हम इन दोनों के बीच में आए तो ये बिल्कुल भी सही भी नहीं होगा दादी माँ। इधर आर्यन की इस बात पर आयशा मारवा कहती है, मेरा सबसे अच्छा और समझदार बच्चा। सच कहूँ ना आर्यन, बिल्कुल बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह ही सोचता है। तुम बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह ही हो। इधर अपनी दादी माँ के मुंह से ये सुनते ही अब अलेक्जेंडर अपनी दादी माँ को घूर घूर कर देखने लगता है, क्योंकि वो पहले ही अपनी बड़ी की तरफ से थोड़ा सा नाराज था। और इधर अब आयशा मारवा भी यहाँ पर आर्यन की ही तारीफें कर रही थी कि वो अपनी मम्मा पर गया है, इसलिए ये उससे बर्दाश्त नहीं होता। और अब वो यहाँ पर उन्हें घूरते हुए देख कर कहता है, मैं किसके जैसा हूँ दादी माँ? देखो आपने अभी कहा ना कि आर्यन मम्मा के जैसा है, तो मैं किसके जैसा हूँ, मुझे भी बताइए प्लीज। इधर अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है, हाँ अलेक्जेंडर, क्यों नहीं। सच कहूँ ना तो आप तो बिल्कुल अपने डैड के जैसे हो। अब यहाँ पर अपनी दादी माँ की ये बात सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है, तो क्या डैड समझदार नहीं है? बताइए ना दादी माँ, जिस तरह से आपने मम्मा को, आर्यन को मम्मा के जैसे समझदार बताया, तो क्या डैड समझदार नहीं है? क्या मैं भी समझदार नहीं हूँ? इधर अलेक्जेंडर की इस बात पर आयशा मारवा कहती है, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। अलेक्जेंडर, आपके डैड तो हमेशा से ही बहुत ही समझदार थे। आपके मोम और डैड ने सच में काफ़ी कम उम्र में ही वो सब कुछ देखा है जो शायद उन्हें नहीं देखना चाहिए था। इसलिए तो अगर मैं सच कहूँ तो वो नहीं चाहते हैं कि जो उनका बचपन कहीं खो सा गया था, जो बचपन वो कभी अपने लिए जी नहीं पाए, उस बचपन को आप तीनों के तीनों जियो। क्योंकि उन्होंने बहुत छोटी ही उम्र में ही बहुत कुछ खोया था। अब अपनी दादी माँ की ये बात सुनते ही अब आर्यन कहता है, वैसे दादी माँ डैड की नहीं बहुत ब्यूटीफुल थी। डैड की नानी बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत थी। क्या आप जानती हैं? ये सुनते ही आयशा मारवा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अब कहती है, क्या बात है आर्यन, लगता है कि रिया का भूत अब आपके सिर पर सवार हो गया है, क्योंकि ऐसी बातें तो सिर्फ रिया ही कर सकती थी। लेकिन देखो ना, अब जब रिया यहाँ पर नहीं है तो उसका भूत लगता है तुम्हारे ऊपर आ गया, इसलिए अब रिया का रोल भी तुम ही यहाँ पर प्ले कर रहे हो। इधर उसकी इस बात पर आर्यन कहता है, नहीं दादी माँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। एनीवे, छोड़ो दादी माँ ये सब बातें। मैं खैर अब ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि चेस गेम में कौन क्या है और कौन कैसे मूव करता है। आर्यन की इस बात पर आयशा मारवा कहती है, ठीक है बेटा, मैं तैयार हूँ सुनने के लिए। इधर यहाँ पर इंडिया में भीमेश्वरी गाँव में रिया इधर अपने बेड पर ही सो रही थी, तो वहीं अवंतिका अब रिया के यहाँ पर पाँव दबा रही थी। ये सब देखकर जब अवंतिका रिया के पैर दबा रही थी तो बूढ़ी अम्मा कहती है, रानी साहिबा, ये आप क्या कर रही हैं, वो भी मेरे होते हुए मेरी आंखों के सामने। इसलिए देखिए, ये मेरा काम है, आप हटिए, मैं इस बच्ची के पाँव दबा देती हूँ। और वैसे भी आज इस बच्ची ने सच में बहुत ही मेहनत की है, जो काबिल तारीफ है। इस बात पर अब रानी अवंतिका कहती है, हाँ की तो बहुत ही मेहनत है, और इसके शरीर की थकान अब साफ साफ बता रही है कि इसने कितनी मेहनत की है। अब तक ये जिस भी किसी के साथ थी, सभी ने इसे अपनी पलकों पर ही रखा है। फिर चाहे वो रेखा मूर्ति हो, या फिर मल्होत्रा हाउस के लोग हों, या गुलेरिया हाउस के लोग, यहाँ तक कि खुद मारवा हाउस में भी इसे कभी किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। इसे कभी भी कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। इस बात पर अब दाई माँ कहती है, लेकिन रानी माँ, सच कहूँ तो किंग ने भी इस बच्ची से कोई कम मेहनत नहीं करवाई है। इस बात पर अब अवंतिका कहती है, अच्छा हुआ कि किंग इसके साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। ये जानकर मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा, वरना इस लड़की को तो पता ही नहीं क्या होता। ये कहते हुए ये अवंतिका रिया के माथे पर एक किस करती है और वो बूढ़ी अम्मा से कहती है, ये सरसों का तेल है, इसे जरा सा गर्म करके ले आइए प्लीज, और इसके पैरों के तलवे में मैं इसे लगा दूंगी, तो इसे अच्छा लगेगा।
इसकी थकान जल्दी से उतर जाएगी। जब ये उठेगी तो पूरी तरह से रिलैक्स होकर उठेगी, क्योंकि ये तेल इसके ऊपर जादू की तरह काम करेगा। रानी अवंतिका की ये बात सुनते ही बूढ़ी अम्मा अब उस छोटी सी कटोरी को लेकर अब किचन की तरफ जाने लगती हैं। तो वहीं अवंतिका भी अपने मन में ही कहती है, इस बार महारानी बीच में ना आ जाए, वरना हम सभी की तपस्या सच में पूरी तरह से ही बर्बाद हो जाएगी। यहाँ तक कि खुद महारानी की भी, अरे इतने सालों से जिंदा होकर भी हम गुमनामे की जिंदगी जी रहे हैं। जीते हुए भी सबको यही लग रहा है कि हम लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। आखिर किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए ही ना, ताकि हम ऐसी जिंदगी जिएंगे तो हमारे बच्चे एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे, वो अपने दुश्मनों से सुरक्षित रहेंगे। स्वाति उसे इंसान के बहकावे में मत आना, बिल्कुल भी मत। तुम मेरी बेटी हो, मानती हूँ कि तुम कभी मेरे साथ नहीं रही हो। मैंने कभी तुम्हें वो एक माँ वाला प्यार नहीं दिया है। तुम हमेशा से ही उस इंसान के साथ ही रही हो जिसे मैं इंसान भी नहीं कहती हूँ। अगर स्वाति ने अपनी कुलदेवी के मंदिर का सच बता दिया तो फिर पता नहीं क्या होगा, क्योंकि रानी अवंतिका यहाँ पर अब इन सब के बारे में ही सोच रही थी कि स्वाति अब अपने कुलदेवी के मंदिर के सच को जानती थी, क्योंकि खुद पार्वती ने उसे ये सब बताया था जब वो अनिका के साथ वहाँ पर गई थी। और वो भी यहाँ पर यशवंत के बारे में सोचती है कि यशवंत ने हमेशा से ही स्वाति मल्होत्रा को अपनी बेटी समझ कर पाला है, इसलिए अब वो यहाँ पर उसके बहकावे में नहीं आ सकती। इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर अवंतिका अपनी ही सोच में थी कि तभी उनके कानों में यहाँ पर बूढ़ी अम्मा की आवाज़ आती है, जो कह रही थी, रानी साहिबा मैं ये तेल थोड़ा सा गर्म करके ले आई हूँ। और ये कहते हुए ही वो उस छोटी सी कटोरी को अब रानी साहिबा के पास रख देती है और अब वो कहती है, देखो रानी साहिबा, मैं लगा देती हूँ। इधर यहाँ पर उसकी ये बात सुनते ही अवंतिका अब अपनी सेंस में आती है और कहती है, मुझे लगाने दीजिए दाई माँ, और वैसे भी जब मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत थी तो मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए मैं बस उन पलों को ही जीना चाहती हूँ। इसलिए ये काम मुझे मेरे शौक से करने दीजिए, ताकि मुझे थोड़ा बहुत एक सुकून मिल सके। और ये कहते हुए ही अब वो यहाँ पर रिया के पाँव में अब वो ऑयलिंग करने लगती है। एक तरफ जहाँ पर रानी अवंतिका बिन हसीन पलों को जी रही थी कि किस तरह से वो रिया को ऑयल लगा रही थी, तो दूसरी तरफ यहाँ पर राजीव गुलेरिया के पैलेस में रानी आलिशा वहाँ पर अब तक अपने राजमहल से वापस आ चुकी थी, लतिका और अपनी रानी माँ से मिलकर। इधर उन्हें यहाँ पर अब फिर से राजीव के पैलेस में देखकर अब अंजलि मामी कहती है, कहाँ रह गई थी आलिशा तुम? हाँ, तुम्हें आइडिया भी है कि मैं कितना डर गई थी जब मुझे ये पता चला कि तुम इस पैलेस में नहीं हो। इस बात पर अब आलिशा कहती है, हम बिल्कुल ठीक हैं, वैसे पापा कहाँ पर हैं? अब आलिशा की ये बात सुनते ही अंजलि मामी कहती है, वो तो अपने रूम में है। क्या तुम्हें उनसे कुछ काम था? क्या कुछ जरूरी बातें करनी है? ये सुनते ही आलिशा कहती है, हम उनसे मिल कर आते हैं। ये कहते हुए ही रानी आलिशा अब राजीव गुलेरिया के रूम की तरफ जाने लगती है। इधर अंजलि बस उसे ऐसे ही जाता हुआ देखती है और सोचती है, शायद उसे किसी बात के बारे में राजीव से बात करनी होगी, अदरवाइज वो दोनों से ही इतना प्यार करती है। इधर कुछ ही देर के बाद वो जैसे ही अब उस रूम के पास पहुंचती है तो वो सबसे पहले यहाँ पर राजीव गुलेरिया के कमरे के दरवाजे को नॉक करने लगती है। जब उसे सामने से कोई भी जवाब नहीं आया तो वो दरवाजे को खोलकर जैसे ही अंदर गई तो वहाँ पर वो देखती है कि वहाँ पर कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। कमरे के अंदर अपने डैड को ना देखकर अब आलिशा को हैरानी जरूर होती है और वो सबसे पहले अब पूरे घर में राजीव को ढूंढने लगती है कि आखिर राजीव गुलेरिया गए तो गए कहाँ। तो अब वो यहाँ पर उन्हें कहीं भी नहीं मिलते हैं। इधर आलिशा पूरे पैलेस में जब ढूंढ लेती है तो यहाँ पर अंजलि मामी को ये आवाज़ लगाने लगती है कि शायद उन्हें ही कुछ पता हो।
और अब वो अंजलि को आवाज़ लगाते हुए कहती है, माँ माँ कहाँ पर हैं आप? इधर ये सुनते ही अंजलि माँ में भी जल्दी से किचन में भी कुछ काम कर रही थी, वो जल्दी से किचन में हॉल में आ जाती है, क्योंकि आलिशा की आवाज़ को सुनते हुए वो जिस तरह से आलिशा उसे आवाज़ें लगा रही थी, उसे देखकर अब यहाँ पर अंजलि सोचती है कि पता नहीं आलिशा को क्या हो गया। इसलिए वो जल्दी से दौड़ते हुए हॉल में आते हुए कहती है, क्या क्या बात है आलिशा? ये सुनते ही आलिशा कहती है, पापा यहाँ पर ना तो पापा यहाँ पर हैं और ना ही मामा जी यहाँ पर हैं। तो क्या आपको पता है कि वो दोनों कहाँ पर गए हैं? क्या वो आप दोनों ही आपको कुछ बता कर गए हैं? इधर उसकी ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है आलिशा? अभी तो वो दोनों यहीं पर ही थे, तुमने अच्छे से पूरे घर में उन्हें ढूंढा है? अब अंजलि की इस बात पर आलिशा कहती है, हाँ हमने उन्हें हर हाल में हर जगह पर ढूंढा, समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये दोनों कहाँ जा सकते हैं, और वो भी आपको भी ना बताए। ये सुनते ही अब यहाँ पर इधर वो ये कह रही थी, तो ये सुनते ही बालिशा अब अपनी ही एक गहरी सोच में चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ एक चौपर में बैठे हुए धनंजय पीरामल राजीव गुलेरिया से कहते हैं, आज मुझे हर हाल में वो फूल चाहिए, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, मेरे बच्चे को बचाने के लिए मुझे वो फूल हर हाल में चाहिए। ये सुनते ही राजीव गुलेरिया भी कहता है, तुम चिंता मत करो धनंजय, हम बस वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं, और देखो हम उस फूल को जरूर ले लेंगे, और वहाँ पर रोहित को कुछ भी नहीं होगा।